नमस्कारम। वेलकम टू शिक्षा परीक्षा। तो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का ये तो नेक्स्ट लेक्चर है। ठीक है, तो हम लोग अब तक केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में 70% कवर कर चुके हैं। तो आज के बाद बस एक एक लेक्चर ये वाला होगा और एक और नेक्स्ट लेक्चर, मतलब 2 लेक्चर में चैप्टर पूरा कवर हो जाएगा। उसके बाद मैं इसका एक PYQ सेशन कर दूंगा जिसमें सारे PYQ डिस्कस कर लूँगा, मेंस के, नीट के और एडवांस के। ठीक, मैं कोशिश करूँगा कि कुछ बोर्ड्स के भी क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, CBSE बोर्ड के क्वेश्चन भी रह जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज। तो अब हम शुरू करेंगे अब इसमें एंटी माइक्रोबियल्स। एंटी माइक्रोबियल्स क्या होते हैं? हमारी बॉडी में जो ह्यूमन बींग्स हैं ना, हम लोग, हमारी बॉडी में कुछ डिजीज़ हो जाती हैं। ठीक है, किनकी वजह से? बैक्टीरिया की वजह से, वायरस की वजह से, फंगाई की वजह से और अदर पैथोजेंस हैं उनकी वजह से। तो इन सबको ठीक करने के लिए हमें क्या चाहिए? एंटी माइक्रोबियल। क्यों? तो क्या करते हैं, इनके पास क्या है? इनके पास एबिलिटी है टू डिस्ट्रॉय और प्रिवेंट द डेवलपमेंट। ठीक, जो पैथोजन का जो हमारी बॉडी में जाके यहाँ पे डेवलपमेंट करते हैं, अपना एक्शन करते हैं ना, उसको रोकने का इनके पास, मतलब क्या कह सकते हैं, इनके पास क्षमता है, पावर बोल सकते हैं। ठीक है, तो डिजीज इन ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल मे बी कॉज्ड बाई वेराइटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई एंड अदर पैथोजन। हमारी बॉडी में अलग तरह की डिजीज हो सकती हैं, किनकी वजह से? बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई और अदर पैथोजन की वजह से। तो एन एंटी माइक्रोबियल्स टेंड टू डिस्ट्रॉय और प्रिवेंट डेवलपमेंट और इनहिबिट द पैथोजन एक्शन। ये क्या है? ये कोशिश करता है रोकने को, या मतलब डिस्ट्रॉय करने को, रोकने को, डेवलपमेंट और इनहिबिट द पैथोजन एक्शन ऑफ माइक्रोब्स सच एज बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया को रोकता है उसे हम लोग एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स बोलते हैं। फंगाई के एक्शन को रोकने वाले को हम लोग बोलते हैं एंटी फंगल एजेंट्स, वायरस को एंटी वायरल एजेंट्स एंड अदर पैरासाइट को हम लोग बोलते हैं एंटी पैरासाइटिक ड्रग्स। तो इन सेक्शन में हम लोग एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो क्या है? एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स हैं। ठीक है, तो ये आपका, तुम क्या आज पढ़ने वाले हैं उसको मैंने बताया। एंटीबायोटिक के बारे में पढ़ेंगे, एंटीसेप्टिक के बारे में पढ़ेंगे और डिसइंफेक्टेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, लेट्स कंटिन्यू। एंटीबायोटिक क्या है? एंटीबायोटिक आर द ड्रग्स टू ट्रीट इन्फेक्शन बिकॉज ऑफ देयर लो टॉक्सिसिटी फॉर ह्यूमंस एंड एनिमल्स। देखिए, एंटीबायोटिक ह्यूमंस और एनिमल्स के लिए इनकी जो टॉक्सिसिटी है, यानी इनका जो, मतलब देखिए, जो एंटीबायोटिक बन रहे हैं, सिंपल सी बात है, वो बैक्टीरिया से बनते हैं। ठीक, तो लोग कहेंगे कि बैक्टीरिया का कुछ काट लेता है तो उसका असर हम लोग को, उसके लिए वो हम हमारे लिए हार्मफुल हो जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको क्या कहते हैं, अ, मधुमक्खी ने काट लिया, ठीक, की वजह से क्या कहते हैं, वो हमारे लिए हार्मफुल बन जाएगा। लेकिन उसी के, मतलब उसी से बनाई गई जो एंटीबायोटिक है वो हमारे लिए यूजफुल क्यों है? क्योंकि उसकी जो टॉक्सिसिटी होती है ना, जहरीलापन, उसको लो कर दिया जाता है लैब वैब में। ठीक, तो हमारे लिए यूजफुल हो जाता है। तो एंटीबायोटिक क्या है? एंटीबायोटिक ड्रग टू ट्रीट इन्फेक्शन बिकॉज ऑफ देयर लो टॉक्सिसिटी फॉर ह्यूमंस एंड एनिमल्स। इसकी जो टॉक्सिसिटी है ये हमारे लिए लो है, ह्यूमंस और एनिमल्स के लिए। आगे चलते हैं। इनिशियली एंटीबायोटिक्स आर क्लासिफाइड एज केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाई माइक्रोऑर्गेनिजम्स दैट इनहिबिट द ग्रोथ और इवन डिस्ट्रॉय द माइक्रोऑर्गेनिज्म। तो शुरुआत में एंटीबायोटिक को कैसे क्लासिफाई किया गया था कि ऐसे सब्सटेंस हैं, केमिकल सब्सटेंस, जो क्या किए जाते हैं, प्रोड्यूस किए जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, जो रोकता है या ग्रोथ को रोकता है किसके? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। तो शुरू में जो उसकी सोच थी, लोग शुरू में सुबह को क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक को क्या सोचते थे? ये सोचते थे कि एक प्रकार का केमिकल सब्सटेंस है, ठीक, जो बनाया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, किसके लिए? ग्रोथ को रोकने के लिए या ग्रोथ को डिस्ट्रॉय करने के लिए, किसके? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। तो शुरुआत में इसको ऐसे, लेकिन अब क्या है, नाउ एन एंटीबायोटिक रिफर्स टू अ सब्सटेंस प्रोड्यूस होल्ली और पार्सली बाय केमिकल सिंथेसिस which in low concentration inhibit the growth or destroy the microorganism by intervening the metabolic process। अब क्या है, अब एंटीबायोटिक ऐसा सब्सटेंस है, ठीक, जो होली यानी ये पूरा या पार्सली यानी आधा, मतलब कुछ केमिकल सिंथेसिस के द्वारा बनाया जाता है, जो अपनी लो कंसंट्रेशन में, ठीक, लो कंसंट्रेशन में ही डिस्ट्रॉय कर देता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को या उसकी ग्रोथ को रोक देता है। ठीक, बाय इंटरवेनिंग, यानी उनके जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है ना, उसकी मेटाबॉलिक प्रोसेस में इंटरवेन करके उसकी ग्रोथ को डिस्ट्रॉय कर देगा या ग्रोथ को रोक देगा। तो अब इसका मेन डिफिनेशन यही है। अगर पूछ ले कि व्हाट इज एंटीबायोटिक,
तो एंटीबायोटिक refers to a substance produced by wholly or partially by the chemical synthesis which in low concentration inhibit the growth or destroy the microorganism by intervening their metabolic process। अब आते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में। तो पॉल एलरिच, अ जर्मन बैक्टीरियोलॉजिस्ट, इन्वेस्टिगेटेड आर्सेनिक बेस्ड स्ट्रक्चर इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस लेस टॉक्सिक सब्सटेंस फॉर ट्रीटमेंट। ठीक, सिंपल सी बात है। जो पॉल एलरिच है ना, पॉल एरलिच हैं, ये जर्मन बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे। इन्होंने इन्वेस्टिगेट करा एक आर्सेनिक बेस्ड स्ट्रक्चर। आर्सेनिक ये होता है पीरियोडिक टेबल में, आप ध्यान देंगे तो ठीक है। किस में आता है? नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया। किस सीरीज में आ रहा है? निकोजन की सीरीज में आ रहा है। निकोजन्स की सीरीज में आता है ये, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑर्डर टू प्रोड्यूस लेस टॉक्सिक सब्सटेंस फॉर द ट्रीटमेंट। वो क्या कर रहे थे, एक जर्मन बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे जो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे आर्सेनिक बेस्ड स्ट्रक्चर एक लेस टॉक्सिक सब्सटेंस बनाने के लिए, ट्रीटमेंट के लिए। ठीक, तो उन्होंने एक मेडिसिन डेवलप की, उसका नाम था एसफेनामाइन। एसफेनामाइन ऑल्सो नोन एज सल्वारसन। ठीक, ये किसके लिए यूज किया था? इट वॉज द फर्स्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ साइफिल्स। साइफिल्स जो डिसीज होती है ना, साइफिल्स, उसके ट्रीटमेंट के लिए इन्होंने डिस्कवर करा, डेवलप द मेडिसिन एसफानमाइन, जिसको हम लोग सल्वारसन बोलते हैं। क्या होता है देख लीजिए, ये आपका सल्वारसन है, इसको हम लोग बोलते हैं एस फेनामाइन, यही है सल्वारसन। तो ये डिसीज, ये पहली इफेक्टिव मेडिसिन थी किसके लिए? साइफिल के लिए। ठीक, तो इसको किसने डिस्कवर किया था? पॉल एलिश ने। इट वॉज द फर्स्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट डिस्कवर्ड फॉर साइफिल्स। इन 1929 ही सक्सीडेड इन प्रिपेयरिंग द फर्स्ट इफेक्टिव एंटीबैक्टीरियल एजेंट प्रोटेंसिल। उसके बाद इन 1929 ये सक्सीड हो गया, मतलब अपनी जो जो भी शोध करे थे, रिसर्च करे थे, फर्स्ट इफेक्टिव एंटीबैक्टीरियल एजेंट प्रोटेंसिल। ये 1929 में इन्होंने सबसे पहला फर्स्ट इफेक्टिव एंटीबैक्टीरियल एजेंट प्रोटेंसिल बनाया, जो स्ट्रक्चर में एकदम सलवारसन को रिसेंबल, यानी एकदम डिक्टो सलवारसन जैसा था। दिखाते हैं कैसे। ये आपका सलवारसन है और ये आपका पोटेंशियल है। देखिए पहले इसमें ये कॉमन दिख रहा है आपको, ठीक। उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपका अर्सेनिक अर्सेनिक दिख रहा है, यहाँ पे नाइट्रोजन नाइट्रोजन। अब देखिए यहाँ पे यूज़ क्यों किया, क्योंकि देखिए दोनों सेम ग्रुप के हैं, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, ये दोनों सेम ग्रुप के हैं। तो उन्होंने मतलब सिंपल सी बात है, एक्सपेरिमेंट्स करे होंगे, पहले इसको रखा होगा, फिर यहाँ पे फॉस्फोरस को रखा होगा, फिर अर्सेनिक को रखा होगा, चेक करा होगा। अब ये तो पहला क्या हुआ, इफेक्टिव ट्रीटमेंट बन गया, ठीक है, एंटी बैक्टीरियल एजेंट पहला बना। तो जो स्ट्रक्चर में किसको रिसेंबल कर रहा है? सलवारसन को, क्योंकि दोनों का स्ट्रक्चर कुछ हद तक मैच खा रहा है। देख लीजिए यहाँ पे NH2 है, यहाँ पे भी NH2 है, यहाँ पे नाइट्रोजन नाइट्रोजन था, तो यहाँ पे अर्सेनिक अर्सेनिक हो गया। ठीक, तो ये इनका पहला फर्स्ट एंटी बैक्टीरियल एजेंट आपका रहा हुआ, ठीक है। एंटीबायोटिक में आगे बढ़ते हैं। तो सून इट वॉज डिस्कवर्ड दैट इन बॉडी पोटेंशियल इज कन्वर्टेड टू द कंपाउंड सल्फानिलमाइड। ठीक, आगे पता चला कि जो पोटेंशियल होता है हमारी बॉडी में जाके कौन सा कंपाउंड बन जाता है? वो बन जाता है आपका सल्फानिलमाइड। देखिए जो पोटेंशियल है आपका ना, जाके हमारी बॉडी में ये बन जाता है, यानी क्या हो जा रहा है, इसका ये वाला हिस्सा चला जा रहा है और इसमें से NH2 आके इसमें जुड़ जा रहा है और ये बन जा रहा है आपका सल्फानिलमाइड। ठीक, उसके आगे क्या है, तो जो रियल रिवोल्यूशन थी, यानी ये सब जो जब तक ये पॉल एलरिच एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तब तक एंटीबायोटिक को लोग सीरियस नहीं ले रहे थे। ठीक, चलो छोड़ो, मतलब छोटा मोटा डिस्कवरी की वजह से। लेकिन जब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में जब डिस्कवरी किया एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज ऑफ द पेनिसिलिन फंगस, तब से ये रियल रिवोल्यूशन बोला जाता है एंटीबैक्टीरियल थेरेपी में। ठीक, विद द डिस्कवरी ऑफ एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज ऑफ पेनिसिलियम फंगस, द रियल रिवोल्यूशन इन द एंटीबैक्टीरियल थेरेपी बिगेन। 1929 की बात है, ठीक है। उसके आगे क्या है, एंटीबायोटिक के पास या तो साइड यानी किलिंग इफेक्ट होता है या इनहिबिटरी इफेक्ट होता है। ठीक, अब देखते हैं क्या है। मान लीजिए पेनिसिलिन है, इसका जो किलिंग इफेक्ट है पेनिसिलिन का, लेकिन यहाँ पे क्या है, एर्थ्रोमाइसिन, ये इनहिबिटरी इफेक्ट है। देखिए ये क्या है, अमीनोग्लाइकोसाइड्स, इसका ये किलिंग वाला है, सॉरी यहाँ पे किलिंग इफेक्ट है, यहाँ पे क्या है, ये इनहिबिटरी इफेक्ट। ठीक, टेट्रासाइलिन, उस तरह ऑफ्लोक्सिन, ये क्या है, क्रोमोफेनिसॉल है, क्या कहते हैं इसको, इनहिबिटरी इफेक्ट है। क्लोरूम
फेनिकॉल। देखिए हमको जो मेडिसिन है ना, ये दवा, इनका नाम मुझे जल्दी सही से पढ़ नहीं पाता हूँ, क्यों, इसलिए मैंने बायोलॉजी नहीं ली, मेन रीजन बता सकता हूँ, बड़ा टेढ़ा लगता है नाम पढ़ना। तो आपका क्लोरो फेनिकॉल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये क्या है? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। ठीक, अब आते हैं थोड़ा देख लेते हैं कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होता क्या है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक ये एक प्रकार का एंटीबायोटिक है जो ग्राम पॉजिटिव, ठीक, और ग्राम निगेटिव दोनों बैक्टीरियन पे एक किलिंग या इनहिबिटरी की इफेक्ट रखते हैं। यानी ये दोनों काम कर सकते हैं, किल भी कर सकते हैं या रोक भी सकते हैं बैक्टीरिया को। उसको ग्राम पॉजिटिव एंटीबायोटिक बोला जाता है। ठीक, ग्राम पॉजिटिव, सॉरी, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक बोला जाता है। तो इसको आप देख लीजिएगा एनसीईआरटी में, 2 लाइन का है डेफिनेशन इसका। इसका डेफिनेशन और उसका क्या कहते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का और नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का देख लीजिएगा। एग्जाम्पल क्या है? क्लोरोम फेनिकॉल एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। कब दिया जाता है? इन केस ऑफ टाइफाइड, डिसेंट्री, एक्यूट फीवर एंड सर्टेन फॉर्म ऑफ यूरिनरी इन्फेक्शन, मेनिंगिटिस एंड न्यूमोनिया, इनके केस में दिया जाता है। इसके अलावा ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक एग्जाम्पल क्या है? वांकोमाइसिन एंड ऑफ्लॉक्सिन। ठीक, ये दोनों एग्जाम्पल हैं इसके ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक के। और आपका जो डाइसिडाइजरीन है, ये कब दिया जाता है? ये दिया जाता है टॉक्सिक टुवर्ड सर्टेन स्ट्रेन ऑफ कैंसर सेल्स। ये है टॉक्सिक टुवर्ड सर्टेन स्ट्रेन ऑफ कैंसर सेल, स्ट्रेन्स ऑफ कैंसर सेल। ये समझिए कैंसर का टाइम दिया जाता है। कैंसर का टाइम, जब कैंसर होता है ना, तो उस टाइम कुछ कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए हम लोग डाइसिड्राजरीन देते हैं। ठीक, तो ये सब दवा का नाम है। आप इसको देख लीजिएगा बुक में और इसका स्ट्रक्चर पक्का देख लीजिएगा। आपको दिखा दे रहे हैं कुछ पेनिसिलिन वाला, जो पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर है। उसके अलावा क्लोरोम फेनिकॉल का, ये देखिए, ये जनरल स्ट्रक्चर ऑफ पेनिसिलिन है। ये क्या है? जनरल स्ट्रक्चर ऑफ पेनिसिलिन। मैं बता रहा हूँ, एग्जाम में आ चुका है पहले, जेई मेंस में और नीट में इसका आया था, क्लोरोम फेनिकॉल का। ठीक है, तो भाई देखो, जिसको एग्जाम मेंस में और नीट में अच्छे नंबर लाने हैं, नहीं बोल रहा हूँ 4 से 8 मार्क्स के नहीं जाने वाले इसके, बस आप स्ट्रक्चर पढ़ लीजिए। और मैं सारे स्ट्रक्चर को डिस्कस कर रहा हूँ कि क्या होते हैं, कैसे। देखो सिंपल बनाना क्या है, बस स्ट्रक्चर कुछ कुछ पॉइंट याद कर लो, कहाँ कहाँ पे क्या चीज़ है, याद कर लोगे तो अपने आप वो काम बन जाएगा आपका। ठीक है, तो ये आपका जनरल स्ट्रक्चर ऑफ पेनिसिलिन है और एक क्लोरोम फेनिकॉल का स्ट्रक्चर है। कब दिया जाता है? टाइफाइड में दिया जाता है। फिर उसके अलावा एक्यूट फीवर रहेगा, डिसेंट्री रहेगी, मैनिंगिटिस है, इन सब किस में दिया जाता है। तो आप इसको देख लीजिए, समझ लीजिए स्ट्रक्चर को, क्योंकि एग्जाम में यही पूछेगा, क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है। अब हम लोग आगे चलेंगे। अब आते हैं हम लोग एंटीसेप्टिक्स में। ठीक, एंटीसेप्टिक क्या होता है? एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट्स, ये क्या है? दिस आर द कंपाउंड विच किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म। ये भी क्या करते हैं? सिंपल सी बात होती है, नहीं बोल रहा हूँ कि जो भी हैं ये सब एंटी माइक्रोबियल्स हैं। क्या है? एंटी माइक्रोबियल्स। इनका मेन फंक्शन क्या है? इनका मेन फंक्शन यही है कि या तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकना है या तो उनको मार देना है। लेकिन एंटीबायोटिक हम लोग इंटरनली, यानी इसको हम लोग खाते हैं, ठीक, बॉडी के इंटरनली जाती है। लेकिन जो एंटीसेप्टिक होती है, दे आर एक्सटर्नली अप्लाइड टू द बॉडी। बात समझ में आ रही है? ये हमारी बॉडी में एक्सटर्नली अप्लाइड किए जाते हैं। जैसे आप कहीं कट लग गया, ठीक, कहीं कट जाता है, कहीं चोट लग जाती है, खून निकल लगता है ना, तो हम लोग वहाँ पे क्या लगाते हैं? एंटीसेप्टिक्स लगाते हैं। एंटीबायोटिक और एंटीसेप्टिक में डिफरेंस समझिएगा। एंटीबायोटिक क्या है? वो बॉडी में इंटरनली वर्क करती है, और क्या करते हैं? दे एक्सटर्नली अप्लाई टू द बॉडी। एंटीसेप्टिक, अब आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे एकदम साफ साफ बता रहा है, द एंटीसेप्टिक हैव सिमिलर वर्क, दैट इज दे किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द माइक्रोऑर्गेनिज्म, बट इन देयर केस दे ओनली एक्ट एज एक्सटर्नल एजेंट। ठीक, एंटीबायोटिक के एकदम सेम वर्क है एंटीबायोटिक वाला, लेकिन क्या है? ये एक्सटर्नल एजेंट है। वो क्या थे? इंटरनल एजेंट थे। दे कैन नॉट इंजेस्टेड, और वी कैन से दैट दे शुड नॉट बी इंजेस्टेड। क्यों? क्योंकि खा लोगे भाई तो ऊपर जाओगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। ये इंजेस्ट नहीं, मतलब बॉडी में अंदर नहीं की जा सकते, या हम लोग दे ही नहीं सकते हैं, देना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि देने की वजह से विल डू मोर हार्म देन गुड, हमारी बॉडी को फायदा देने से ज़्यादा नुकसान देगा अगर हम लोग एंटीसेप्टिक को खा लें या अंदर बॉडी में चला जाए तो। ये हमारे सिंपल सी बात है, इनका एक्सटर्नल इफेक्ट होता है, इनको हम लोग एक्सटर्नली अप्लाइड करते हैं। अब आगे देते हैं। यू माइट ऑल्सो बी फैमिलियर विथ डिसइंफेक्टेंट्स, आप लोग इससे भी फैमिलियर होंगे। अरे क्या होता है? हार्पिक होता है, ठीक, हार्पिक, फिनाइल, जो बैक्टीरिया हम लोग मारते हैं ना, मतलब वॉशरूम वॉशरूम साफ करने के लिए, वॉशरूम हो गया, बाथरूम साफ करने के लिए यूज करते हैं, और डिसइंफेक्टेंट होते हैं। ठीक,
दीज आर सब्सटेंस विच ऑल्सो वर्क टुवर्ड किलिंग और स्टॉपिंग द ग्रोथ ऑफ माइक्रो, इनका भी मेन फंक्शन क्या है, किलिंग और स्टॉपिंग द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बट दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम एंटीसेप्टिक। डिफरेंट क्यों है, क्यों, क्योंकि इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। ठीक, अगर आप खाने में अगर एल्कोहल 0.1% यूज करेंगे तो एंटीसेप्टिक रहेगा, अगर 1% कर देंगे तो डिसइंफेक्टेंट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसका, जैसे मान लीजिए कि फर्श पे बैक्टीरिया एज कम्पेयर टू आवर बॉडी ज़्यादा होती है, आप देख लीजिएगा। ठीक, तभी हम लोग डिसइंफेक्टेंट्स को हम लोग फर्श पे यूज करते हैं, फ्लोर्स पे, और बॉडी के लिए हम लोग एंटीसेप्टिक यूज करते हैं। ठीक है, आगे एंटीसेप्टिक्स आर अप्लाइड एक्सटर्नल एजेंट टू द लिविंग थिंग्स, वेयर एज डिसइंफेक्टेंट्स आर अप्लाइड टू द नॉन लिविंग थिंग्स। क्यों, क्योंकि फर्श हो गया, फ्लोर हो गया, जो मान लीजिए वॉशरूम का फ्लोर हो गया, वो नॉन लिविंग है, और हम लोग की बॉडी पे जो चोट लगती है वो लिविंग थिंग्स होती है, लिविंग टिश्यूज होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, एंटीसेप्टिक होता है, वो एक्सटर्नल एजेंट है, लेकिन वो लिविंग बॉडी पे अप्लाई किया जाता है, और वेयर डिसइंफेक्टेंट्स वो अप्लाई किया जाता है नॉन लिविंग सर्फेसेस पे। दस लेटर कैन कॉज सिग्निफिकेंट हार्म टू आवर स्किन डायरेक्ट। इसीलिए अगर हम गलती से उसको क्या कहते हैं, डिसइंफेक्टेंट्स को अगर बॉडी पे अप्लाई कर लें तो बहुत ज़्यादा हार्म हो जाता है। नहीं कहते हैं, इसके मान लीजिए एसिड होता है, एसिड जब कहीं कहीं पे, मतलब जैसे मान लीजिए नहीं होता है, फर्श ग्रीन हो जाता है वाटर की वजह से, ज़्यादा पानी होने की वजह से, तो क्या होता है, अगर वहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं, एसिड गिरा देते हैं तो काट देता है उस ग्रीनरी को। ठीक, जिसको हम हिंदी में काई बोलते हैं, उसको काट देता है। लेकिन अगर उसी डिसइंफेक्टेंट को, जो आपका डिसइंफेक्टेंट यूज कर रहे हैं वहाँ पे, अगर उसको हम लोग बॉडी स्किन पर टच हो जाएगा तो स्किन जल जाती है। तो उसका कंसनट्रेशन कितना ज़्यादा है आप सोचिए, कंसनट्रेशन ज़्यादा है तभी ना उसको स्किन जला दे रहा है। तो वेरी सिग्निफिकेंट हार्म टू आवर स्किन डायरेक्टली अप्लाइड, पॉइंट बोल रहा है। तो जो एंटीसेप्टिक होते हैं ये लिविंग टिश्यू सच एज वाउंड, कट, अल्सर अल्सर एंड डिसीज स्किन सरफेस, यानी इस पे अप्लाई किए जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको हाथ में जलन हो रही है तब लगा लेते हैं एंटीसेप्टिक। ठीक, हाथ पे चोट लग गई तब लगा लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, फ्यूरासिन हो गया, सोफ्रामाइसिन हो गया, ये सब एग्जाम्पल है एंटीसेप्टिक की। लेकिन जो डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं ये क्या है, आप इसका मैं एग्जाम्पल दूंगा तो बोलोगे हार्पिक बोल सकते हैं, सिंपल सी बात है। अब आगे चलते हैं, अब देखते हैं एंटीसेप्टिक और एग्जाम्पल। यहाँ पे मैंने दो एग्जाम्पल बताए थे, कौन कौन से, फ्यूरासिन, सोप्रामाइसिन। अब आगे देखिए थोड़ा सा एग्जाम्पल इसका, जैसे मान लीजिए आपका ये है डेटॉल, ये भी एक तरह का एंटीसेप्टिक है। कैसे, दैट इज वेरी क्लोज टू अस। सिंपल बताइए, जब आपको कहीं चोट लगती है तो डेटॉल लगाया जाता है कि नहीं जाता है, डेटॉल लगाया जाता है। ठीक, वो क्या है, एक एंटीसेप्टिक है, एंटीसेप्टिक एजेंट है डेटॉल। ये इसका एग्जाम्पल इसलिए लिया गया है क्योंकि हम इससे हम लोग बहुत ज़्यादा फेमिलियर हैं। ठीक, इसका एक स्मेल से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं आप लोग, किसी को इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो द केमिकल फार्मूला फॉर दिस एंटीसेप्टिक एक्चुअली इन्वॉल्व टू कंपाउंड, नेमली क्लोरोक्सिनॉल एंड टेरपिनिॉल। इसका ही दिखाता हूँ मैं एग्जाम्पल आपको। ये आपका क्लोरोक्सिनॉल है एंड टेरपिनॉल, इन दोनों को मिला दिया जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो अब क्या बन जाएगा, डेटॉल। डेटॉल डेटॉल याद है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल मैंने दिया। उसके अलावा द टिंक्चर ऑफ आयोडीन इज एन एंटीसेप्टिक दैट यूज्ड बिफोर द मॉडर्न एंटीसेप्टिक टुक ओवर। जो टिंक्चर ऑफ आयोडीन होता है ना, वो पहले यूज किया जाता था एंटीसेप्टिक के तौर पे, लेकिन जब तक अब नई दवाइयाँ आ चुकी हैं, अब तो भाई देखिए क्या करेंगे कि मरहम आ चुका है। ठीक है, लेकिन पहले क्या यूज किया जाता था, टिंक्चर ऑफ आयोडीन। ये क्या होता था, 2-3% ऑफ आयोडीन सोल्यूशन इन एल्कोहल। आयोडीन सोल्यूशन का 2-3% एल्कोहल में मिलाने से, एल्कोहल और पानी में, आपका ये टिंक्चर ऑफ आयोडीन यूज बनता था। एक प्रकार से ये पहले यूज किया जाता था एंटीसेप्टिक के तौर पे। अब आते हैं एग्जांपल देख लीजिए, बिथियोनॉल है, ये क्या कहता है, सॉप में यूज किया जाता है टू इम्पार्ट एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, जो बिथियोनॉल होता है ना, हमारे साबुन में यूज किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर, जिससे साबुन के अंदर आपके क्या आ जाए, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज आ जाए। अब आते हैं थोड़ा डिसइंफेक्टेंट के एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये होते क्या है, जनरली यूज टू किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द ड्रेन्स, टॉयलेट्स एंड फ्लोर्स। छत पे हो गया, ठीक, ड्रेन्स में हो गया, टॉयलेट में हो गया, फ्लोर में हो गया, यहाँ पे जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं उनको खत्म करने के लिए हम लोग डिसइंफेक्टेंट यूज किया जाता है। ठीक है, तो सेम सब्सटेंस कैन एक्ट एज एंटीसेप्टिक एज वेल एज डिसइंफेक्टेंट। सेम सब्सटेंस यूज किया जा सकता है एंटीसेप्टिक के तौर पे भी और डिसइंफेक्टेंट के तौर पे भी, डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन, जो मैंने आपको पहले बताया था, कॉन्सेंट्रेशन मैटर करती है। फॉर एग्जाम्पल 0.2 सोल्यूशन ऑफ फेनॉल कैन एक्ट एज एंटीसेप्टिक, वेर एज 1 सोल्यूशन एक्ट एज डिसइंफेक्टेंट। यहाँ पे 0.2 कॉन्सेंट्रेशन था उसका तो एंटीसेप्टिक था, लेकिन एक हो गया तो क्या बन गया आपका, डिसइंफेक्टेंट हो गया। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, तो यहाँ तक की चीज़ें मैंने कवर कर ली। अब आगे चलते हैं। अब अगला सेक्शन है आपका एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी पहले ये देखते हैं।
जैसे मान लीजिए जब क्या हुआ कि एंटीबायोटिक रिवोल्यूशन था, जिसकी वजह से हमको क्या हुआ कि ये क्या हुआ कि प्रोवाइड किया हमको लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ। एंटीबायोटिक रिवोल्यूशन की वजह से हमको क्या हुई, हम लोग की ज़िंदगी लंबी होने लगी और स्वस्थ भी होने लगी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज ऑलमोस्ट डबल्ड। सिंपल सी बात है, जब आपके पास दवाएं रहेंगी, आपके पास सुविधाएं रहेंगी तो आप ज़्यादा जिएंगे, लाइफ आपकी लंबी चलेगी, लंबी और स्वस्थ रहेगी। तो हम लोग की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी डबल हो गई, यानी पहले अगर हम लोग 40 साल जी रहे थे तो हम लोग 80 साल जीने लगे। जिसकी वजह से क्या हुआ, जो पॉपुलेशन है वो बढ़ने लगी। सिंपल सी बात समझिए ना। अरे आप 40 साल जी रहे तभी आप बच्चा पैदा कर लेते थे, 80 साल जी तभी तो बच्चा पैदा कर ही लेंगे। यहाँ पे एक पैदा कर रहे तो यहाँ पे दो तीन पैदा कर लेंगे, चार पैदा कर लेंगे। तो यानी अब सिंपल सी बात है कि आपकी पॉपुलेशन भी इंक्रीज करने लगी। तो पॉपुलेशन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी हो गया। क्यों भाई, पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो हम लोग के पास सोशल प्रॉब्लम आ जाएंगी। ठीक, अगर मेडिकल प्रॉब्लम नहीं थी तो सोशल आ जाएगी। जब मतलब मेडिकल प्रॉब्लम से निकले तो सोशल आ गई। इन द सेंस सोशल क्या हो गया आपका, सोशल आपका हो जाएगा फूड रिसोर्स, खाना कम होने लगा, फूड रिसोर्स। इसके अलावा क्या आपका है, इन्वायरमेंटल इशूज़, ज़्यादा आदमी रहेंगे तो ज़्यादा गाड़ियाँ चलेंगी, जिससे ज़्यादा पॉल्यूशन होगा। तो ये सब चीज़ें होने लगी। इसकी वजह से पॉपुलेशन को कंट्रोल होना ज़रूरी था। तो इसकी वजह से दिस लेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली प्लानिंग, जिसकी वजह से हम लोग के दिमाग में आया फैमिली प्लानिंग का, कि हम दो हमारे दो, हम दो हमारे तीन। तो एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स होते हैं या नथिंग बट बर्थ कंट्रोल पिल्स होते हैं, विच आर एसेंशियल मिक्सचर ऑफ आर्टिफिशियल डेरिवेटिव सच एज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन विच आर हार्मोन्स। ये दोनों हार्मोन्स हमारी मतलब सॉरी बॉडी में पाए जाते हैं। तो इन्हीं के मिक्सचर से बनाया गया है जो आपके बर्थ कंट्रोल पिल्स हैं। बर्थ कंट्रोल पिल्स हैं, ये बनाए गए हैं किससे मिलके, मिक्सचर ऑफ आर्टिफिशियल डेरिवेटिव ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन विच आर हार्मोन्स। इनकी प्रोजेस्टेरोन से क्या होगा, इज नोन एज टू सरपास द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। ये क्या करता है, ये इवोल्यूशन के प्रोसेस को रोकता है, ये प्रोजेस्ट्रॉन है। ठीक, तो मेनली इसी से रिलेटेड क्या कहते हैं, पिल्स बनाई गई, बर्थ कंट्रोल पिल्स, जिससे हम लोग पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकें। एक एग्जांपल मैं दे दे रहा हूँ, तो इसमें कौन कौन से एग्जांपल थे आपका, नोवेस्ट्रॉल हो गया, नोराथाइंड्रॉन हो गया। ये सब मेडिसिन यूज करने लगे किसके लिए, बर्थ कंट्रोल पिल्स, जिससे हम लोग पॉपुलेशन की ग्रोथ पे कंट्रोल पा सके। क्योंकि भाई जब पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो आपके पास सोशल प्रॉब्लम आ जाएंगी। तो इसलिए एंटी फर्टिलिटी ड्रग दिमाग में आ जाए। उसमें कौन कौन से डिसीज हो गई, दवाई हो गए, ये बर्थ कंट्रोल पिल्स है, नोवेस्ट्रॉल एंड नोरेथोड्रीन। दोनों के स्ट्रक्चर सिमिलर ही हैं, एकदम सिमिलर है, ध्यान दीजिएगा। एक दो तीन चार रिंग, और चारों रिंग दोनों में सेम। बस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिंगल डबल बॉन्ड दिख रहा है, यहाँ पे एक बेंजीन की रिंग दिख रही है, बेंजीन वाली रिंग दिख रही है। यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पे क्या था, हाइड्रोजन बाहर है, ये दोनों। ठीक, तो ये वेज डैश वाला स्ट्रक्चर है। आप इसको देख लीजिए क्योंकि एग्जाम में पूछ लेगा। तो आज के लेक्चर में मैंने क्या क्या डिस्कस करा पहले देख लेते हैं। पहले हमने शुरू किया एंटी माइक्रोबियल से। एंटी माइक्रोबियल्स, उसमें मैंने बताया कि हम लोग क्या करने वाले हैं, एंटी बैक्टीरियल एजेंट से डिस्कस करने वाले थे, एंटी फंगल, एंटी वायरल, एंटीसेप्टिक ड्रग्स। उसमें हमने एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट के बारे में डिस्कस करा। तो एंटीबायोटिक क्या होते हैं, वही होते हैं जो क्या करते हैं, माइक्रोऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को उसको रोकते हैं या उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। उसमें मैंने बताया कि उसमें सबसे बड़ा हाथ पॉल इलिस्ट का था, और किसका था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का। इन्होंने ये क्या क्या डिस्कस करा, इन्होंने पेनिसिलिन के लिए डिस्कस करा था 1929 में। मैंने फिर इसके सारे स्ट्रक्चर बताए, यहाँ पे कितने हैं देख लीजिएगा। सल्फानामाइड है, सल्फर पायरिडीन है, एजॉइड है, प्रोटोनसिल है, सल्वर्सन है। ये सारे एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिएगा। फिर आगे आते हैं, उसके बाद हमने एंटीबायोटिक के बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करा। फिर क्लोरोफेनिसोल को डिस्कस करा, उसके बाद पेनिसिलिन, इनका इसका स्ट्रक्चर देखा, पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर देखा। फिर हमने एंटीसेप्टिक के बारे में डिस्कस करा। फिर हमने डिटॉल बनाया। डिटॉल बनाया कि नहीं बनाया, आप देखिए, ये हमारा डिटॉल था। और ये हमारा क्या था, सॉरी मैं बता गया, ये बिथियोल है, BITHIONOL। देख लिया एनसीईआरटी में, लिख दे रहे हैं यहाँ पे, BITHIONOL। ये क्या होता है, हमारी सोप में डाला जाता है, साबुन में। क्यों, उसके अंदर एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी आने के लिए, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज के लिए।
तो ये भी स्ट्रक्चर देख लीजिएगा। तो ये सब चीज़ें आज की क्लास में डिस्कस करी गई हैं। मैंने बताया एंटीसेप्टिक के बारे में, डिसइंफेक्टेंट के बारे में बताया। एकदम थोड़ा सा माइनर डिफरेंस होता है। क्या होता है? ये एंटीसेप्टिक होते हैं, एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट्स। जैसे कि अगर फिनॉल ही ले लीजिए, अगर फिनॉल का 0.2 कंसंट्रेशन है और 1 कंसंट्रेशन है, 0.2 है तो एंटीसेप्टिक काम करेगा, और 1 रहेगा तो डिसइंफेक्टेंट काम करेगा। अगर आप डिसइंफेक्टेंट को बॉडी पे लगा लेंगे, गलती से लग जाएगा तो आपकी स्किन के लिए बहुत हार्मफुल हो जाएगा। तो ये देखा। उसके आगे हमने देखा था एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स के बारे में। ये चीज़ें आज हमने कवर करी। अब अगले लेक्चर में हम शुरू करने जाएंगे आपका वही केमिकल इन फूड, फिर डिटर्जेंट और सूप के बारे में पढ़ेंगे, जिसके साथ ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तब तक के लिए शुक्रिया। लेक्चर को देखिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।